इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड से जुड़ी है। खास तौर पर जून 2025 तक के इसके तिमाही नतीजों और कुछ वित्तीय डिटेल्स के अंश हैं इसमें। और ऐसा लगता है कि ये जानकारी ट्रेंडलाइन से ली गई है। 10 नवंबर 2025 सुबह की है, करीब 11:15 बजे की। हमारा इरादा है कि इस डेटा के जरिए कोलैब प्लेटफॉर्म्स की जो मौजूदा बाजार स्थिति है उसे समझें और यह देखें कि भाई आगे क्या हो सकता है। इसमें कुछ दिलचस्प चीजें हैं, जैसे कंपनी ने हाल ही में अपना 52 हफ्तों का हाई बनाया है, पर साथ ही इसे महंगा सितारा यानी एक्सपेंसिव स्टार का टैग भी मिला है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग डेटा पॉइंट्स मिलके क्या तस्वीर बनाते हैं। खासकर जब एक अहम इवेंट मतलब मीटिंग बिल्कुल नज़दीक है। ये हमें कंपनी की सेहत और बाजार की उम्मीदों दोनों के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। तो चलिए एकदम बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। कंपनी है कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। टिकर सिंबल है 54286। रिपोर्ट किए गए समय पर यानी 10 नवंबर सुबह 11:15 बजे शेयर की कीमत थी 202.6 रुपीस और इसमें पिछले दिन के मुकाबले एक छोटी सी करीब 2 रुपए या 0.98% की गिरावट दिख रही है। हाँ, बीएसई पर लिस्टिंग मतलब ये भारत की एक प्रमुख एक्सचेंज पर ट्रेड हो रही है। अब ये जो लगभग 1% की गिरावट है वो अपने आप में शायद बहुत बड़ी बात न लगे। एक दिन में इतना उतार चढ़ाव तो ख्याल सामान्य है। लेकिन जैसा आपने कहा, यहाँ कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। ये गिरावट थोड़ी ज्यादा ध्यान खींचती है जब हम इसका हालिया प्रदर्शन देखते हैं। सही कहा। रोज की घटगढ़ तो ठीक है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेंच आता है। स्रोत ये बताता है कि इसी स्टॉक ने पिछले हफ्ते ही 52 सप्ताह का नया शिखर छुआ था। मतलब हाल फिलहाल इसमें जबरदस्त तेजी रही है। निवेशकों का भरोसा काफी मजबूत दिखा है। हाँ, पर इसी के साथ इसे महंगा सितारा या एक्सपेंसिव स्टार का लेबल भी मिला हुआ है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? मतलब एक तरफ नई ऊंचाई, दूसरी तरफ महंगा होने का ठप्पा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये स्थिति काफी ध्यान खींचने वाली है और निवेशकों के लिए एक पहेली जैसी हो सकती है। देखिए, महंगा सितारा का टैग आमतौर पर यह बताता है कि बाजार को स्टॉक का वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन काफी ऊंचा लग रहा है। हो सकता है जब इसकी तुलना इसी सेक्टर के दूसरी कंपनियों से मतलब इसके पीयर्स से की जाती है। अच्छा। या फिर इसके खुद के फंडामेंटल्स मतलब वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर देखा जाता है तो कीमत ज्यादा नजर आती हो। जैसे मान लीजिए शायद इसका प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो या प्राइस टू बुक वैल्यू पीबी रेशियो इंडस्ट्री के औसत से कहीं ज्यादा हो। तो मतलब बाजार को लग रहा है कि शेयर अपनी कमाई या संपत्ति के हिसाब से ओवरप्राइस्ड है, महंगा है। सेंटिमेंट का सबूत है। तो फिर ये विरोधाभास क्यों? महंगा भी लग रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं, नई ऊंचाइयों तक भी पहुंच रहा है। क्या ये मतलब कुछ अजीब नहीं है? अजीब तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, ये निश्चित रूप से एक ऐसी सिचुएशन है जहां थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर ऐसा उन शेयरों के साथ होता है जिनसे बाजार को भविष्य में असाधारण ग्रोथ की उम्मीदें होती हैं। अच्छा, भविष्य की उम्मीदें। हाँ, निवेशक सोचते हैं कि कंपनी फ्यूचर में इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आज की जो ऊंची कीमत है वो भी जायज लगने लगेगी। वो भविष्य की संभावनाओं के लिए एक तरह का प्रीमियम चुकाने को तैयार रहते हैं। और यहाँ एक और आंकड़ा है, बीएसई वॉल्यूम 108.3 के मतलब करीब 1,08,000 शेयर। हाँ, दिया है। ये बताता है कि स्टॉक में अच्छी खासी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। अच्छा, तो ये मामला भविष्य की उम्मीदों पर ज्यादा टिका है। निवेशक शायद किसी बड़ी घोषणा या तेज ग्रोथ की उम्मीद में मौजूदा कीमत को कुछ हद तक नजरअंदाज कर रहे हैं। चलिए अब कंपनी के कारोबारी क्षेत्र को देखते हैं। स्रोत इसे बैंकिंग और वित्त सेक्टर में डालता है और विशेष रूप से अन्य वित्तीय सेवाएं यानी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के तहत। इस वर्गीकरण से हमें क्या पता चलता है? ये क्लासिफिकेशन हमें कंपनी के काम के दायरे का एक मोटा अंदाजा देता है। बैंकिंग और वित्त ये तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है और अन्य वित्तीय सेवाएं अपने आप में काफी आप कह सकते हैं विस्तृत कैटेगरी है। इसमें पारंपरिक बैंक जो डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं वो शामिल नहीं होते, बल्कि कई दूसरी तरह की वित्तीय गतिविधियां आ सकती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, बीमा, एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां। अच्छा। या फिर आजकल जो इतने लोकप्रिय हो रहे हैं फिनटेक समाधान। स्रोत हमें ये नहीं बताता कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स इनमें से ठीक क्या करती है। तो मतलब ये एक विशेष प्रकार की वित्तीय सेवा कंपनी हो सकती है। क्या ये संभव है
कि इसी अन्य वित्तीय सेवाएं श्रेणी में होने की वजह से इसमें इतनी तेजी या ये जो ऊंचा मूल्यांकन है वो देखने को मिल रहा हो? आजकल फिनटेक वगैरह को लेके काफी उत्साह रहता है बाजार में। ये बिल्कुल संभव है। अन्य वित्तीय सेवाएं कैटेगरी में कई ऐसे सब सेक्टर हैं जहां टेक्नोलॉजी की मदद से तेज ग्रोथ की काफी संभावनाएं दिखती हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट टेक, इंश्योरटेक या छोटे बिजनेस के लिए खास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। हाँ, ये सब तो बहुत चल रहा है आजकल। बिल्कुल। तो अगर कोलैब प्लेटफॉर्म्स इनमें से किसी तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र में काम कर रही है, तो निवेशक भविष्य में भारी मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। और यही उम्मीद शायद इसके महंगे सितारे वाले मूल्यांकन को कुछ हद तक समझा सकती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बिना कंपनी के स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल को जाने, ये सिर्फ एक अंदाजा ही है। समझ गई। तो सेक्टर का पता होना एक इशारा तो देता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताता। अब आते हैं उस जानकारी पर जो शायद इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की अगली बोर्ड मीटिंग 12 नवंबर 2025 को तय है। यानी ये रिपोर्ट जब आई उसके सिर्फ 2 दिन बाद। और इस मीटिंग का एजेंडा है तिमाही नतीजों पर विचार करना। हाँ, ये जानकारी इस पूरी पहेली की शायद सबसे अहम कड़ी है। तिमाही नतीजे मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर 3 महीने में कंपनी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पूरा लेखा-जोखा पेश करती हैं। कितना रेवेन्यू कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ, खर्चे कितने रहे, कर्ज की क्या स्थिति है, और सबसे जरूरी, भविष्य को लेकर मैनेजमेंट का क्या नजरिया है। और कोलैब प्लेटफॉर्म्स के मामले में जैसा कि हम बात कर रहे थे, हाल का 52 हफ्तों का शिखर और ऊपर से महंगे होने का टैग, इन परिस्थितियों में तो इन नतीजों पर बाजार की नजरें बिल्कुल गड़ी होंगी। बिल्कुल सटीकता से इन नतीजों की बहुत बारीकी से जांच होगी, स्क्रूटनी होगी। निवेशक ये देखना चाहेंगे कि क्या कंपनी का प्रदर्शन उसके ऊंचे मूल्यांकन को सही ठहराता है। सही। क्या रेवेन्यू और मुनाफे में उतनी बढ़ोतरी हुई है जितनी बाजार उम्मीद कर रहा था। क्या कंपनी ने वो प्रोग्रेस की है जिसका अंदाजा लगाकर निवेशकों ने शेयर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। और देखिए, सिर्फ आंकड़े ही नहीं, बल्कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होती है, हाँ, वो भी जरूरी होती है। वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। वो आने वाले समय के लिए क्या अनुमान दे रहे हैं, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स पर उनका क्या कहना है, उनके भविष्य के प्लान्स क्या हैं। तो क्या तेजी से गिरावट भी आ सकती है? यही संभावना है। देखिए, अगर नतीजा दमदार आते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है और मैनेजमेंट भविष्य को लेकर आशावादी नजर आता है, तो ये मौजूदा ऊंचे मूल्यांकन को सहारा दे सकता है और शायद शेयर में और तेजी देखने को मिले। निवेशक सोच सकते हैं कि हाँ, ये महंगा है, लेकिन इसकी वजह जायज है। अच्छा। लेकिन अगर नतीजे उम्मीद से कम रहते हैं, या रेवेन्यू ग्रोथ सपाट रहती है, या फिर मैनेजमेंट भविष्य को लेकर कोई चिंता जाहिर करता है, तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। निवेशक महसूस कर सकते हैं कि भाई, ये ऊंचा मूल्यांकन जायज नहीं था, और फिर हमें शेयर की कीमत में एक करेक्शन, मतलब गिरावट देखने को मिल सकती है। ये उस महंगे सितारे के लिए एक तरह से सच का सामना करने जैसा क्षण होगा। ये वाकई एक नाजुक स्थिति लगती है। निवेशकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और अब नतीजों के जरिए हकीकत सामने आने वाली है। जाते जाते ये भी याद दिला दें कि ये सारी जानकारी हमें ट्रेंडलाइन प्लेटफॉर्म से मिली है, जिसका डेटाटेक प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करता है। हाँ, स्रोत का ध्यान रखना हमेशा अच्छा होता है। ट्रेंडलाइन भारत में फाइनेंशियल डेटा और एनालिसिस के लिए एक जाना माना नाम है, तो इससे जानकारी की एक क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगता है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये डेटा 10 नवंबर की सुबह का है। बाजार की स्थितियां, खासकर रिजल्ट्स के आसपास, बहुत तेजी से बदल सकती हैं। बिल्कुल। तो ये उस समय का एक स्नैपशॉट है बस। सही कहा। स्रोत और समय का संदर्भ जरूरी है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड BSE 542866 के बारे में हमने क्या मुख्य बातें जानी। पहली बात, ये BSE पर लिस्टेड कंपनी है। दूसरी, इसने हाल ही में 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाया है, जो मजबूत निवेशक रुचि दिखाता है। तीसरी, इसे ट्रेंड लाइन ने महंगा सितारा का दर्जा दिया है, जो मूल्यांकन को लेकर या तो चिंताएं या फिर बहुत ज्यादा उम्मीदें दर्शाता है। चौथी बात, ये अन्य वित्तीय सेवाओं क्षेत्र में काम करती है, जो बैंकिंग और वित्त का ही एक हिस्सा है, पर पारंपरिक बैंकिंग से अलग है। और पांचवी, और शायद इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी बोर्ड मीटिंग 12 नवंबर को है, जहां तिमाही नतीजे पेश किए जाएंगे। और हां, इसमें ठीक-ठाक ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखने को मिला है, जो बताता है कि निवेशक इस पर सक्रिय रूप से नजर रखे हुए हैं। तो ये सारी कड़ियां जुड़कर एक बहुत दिलचस्प कहानी बना रही हैं।
एक तरफ ऊंची उड़ान और ऊंचा मूल्यांकन, दूसरी तरफ नतीजों की कसौटी बिल्कुल सामने है। सही कहा। कंपनी एक चौराहे पर खड़ी है, आप कह सकते हैं। एक रास्ता है नतीजों के जरिए ऊंचे मूल्यांकन को सही साबित करके और ऊपर जाने का। दूसरा रास्ता है उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने पर बाजार द्वारा इसके पुनर्मूल्यांकन का। यह निवेशकों के लिए एक अहम पड़ाव है, जहां उम्मीदों और हकीकत के बीच का फासला तय होगा। तो इस सब का मतलब क्या निकाला जाए, ये सोचने पर मजबूर करता है, खासकर उनके लिए जो इस स्टॉक में रुचि रखते हैं या इसे ट्रैक कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आगे विचार किया जा सकता है। जब 12 नवंबर को तिमाही नतीजे आएंगे, तो उनमें ऐसी कौन सी एक या दो मुख्य बातें होंगी? चाहे वो कोई वित्तीय आंकड़ा हो, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ रेट या प्रॉफिट मार्जिन या ईपीएस में उछाल, या फिर मैनेजमेंट की कोई खास टिप्पणी हो, जैसे भविष्य के लिए गाइडेंस या किसी नए बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा। वो कौन सी चीज होगी जो कोलैब प्लेटफॉर्म्स के मौजूदा महंगे मूल्यांकन को या तो मजबूती से स्थापित कर देगी या फिर बाजार को उसकी कीमत पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी? मतलब नतीजों के सागर में वो कौन सी एक लहर होगी जो स्टॉक की दिशा तय करेगी?